सबसे पहले इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के लिए क्या करना चाहिए, पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए हर चीज। हिजामा करने से पहले क्या प्रिपेयर करना चाहिए? अपने हाथों को अच्छे से डिसइंफेक्ट करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। और ग्लोव्स पहनना चाहिए। कौन से ग्लोव्स पहनना चाहिए बताइए? मेडिकल के, मेडिकल्स के जो प्लास्टिक जी हाँ, वाले आते हैं मेडिकल के। मेडिकल के जो लैटेक्स ग्लोव्स होते हैं, पाउडर ग्लोव्स, वो ग्लोव्स पहनना चाहिए। और उसके साथ सर्जिकल कैप आती है। हिजामा सेंटर आप डालते हैं तो ये चीज़ें कंपलसरी रखना चाहिए। सर्जिकल कैप, जैसे तस्वीर में नज़र आ रही है, ऊपर कप्स है, यहाँ पर नीचे कैप है, पंप है। फिर इसके बाद कॉटन है। और उसके साथ जो है हैंड ग्लोव्स है, बेटाडाइन है, सर्जिकल ब्लेड है, मास्क है, स्प्रिट वगैरह है। तमाम चीज़ें हिजामा के तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। और हेड हेड कैप के साथ उसके बाद मास्क, फेस मास्क। फेस मास्क के लिए ये बता दूं कि फीमेल्स अक्सर क्या करते हैं, अपने खुद के अगर हिजामा सेंटर चलाते भी हैं तो उसके लिए अपना जो नकाब होता है बुरखे का, वो लगाते हैं। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फेस मास्क मतलब मेडिकल का ही मास्क, दूसरा कोई मास्क नहीं। क्योंकि मेडिकल का मास्क सेफ्टी और तमाम चीज़ों से सेफ रखने के लिए होता है। आपके जरासीम सामने वाले को नहीं जाएंगे ना, और सामने वाले के जो जरासीम है वो आपके तरफ आएंगे। तो उसके लिए फेस मास्क कंपलसरी है। और एप्रॉन, एप्रॉन पहनेंगे तो और सेफ हो जाएंगे आप। यानी हिजामा करने के लिए जो ब्लड के ड्रॉपलेट्स गिरते हैं या कुछ अगर ऐसा होता है, कोई टच होता है स्किन का, या मसलन फॉर एग्जांपल जो गंदगी होती है, जो बैक्टीरिया जरासीम है, वो आपको आपके ड्रेस को खराब नहीं करते। और उसके साथ रूम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, और ना ही गीला होना चाहिए। ड्राई, वार्म होना चाहिए, अच्छे से क्लीन होना चाहिए, हाइजेनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। उसके साथ ग्लोव्स, ब्लेड्स, कप्स वगैरह जो होते हैं, वन टाइम यूज और डिस्पोजेबल वाले होना चाहिए, जैसे ब्लेड्स है या ग्लोव्स है और कप्स वगैरह है। हिजामा टेबल हो या हिजामा चेयर, वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। जैसे सैनिटाइज्ड कर कर उसको क्लीन करना चाहिए अच्छे से। और उसके साथ जो रोशनी है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। डिम लाइट्स में नहीं करना चाहिए, अच्छी सी रोशनी के अंदर ट्रीटमेंट करना चाहिए। यह है फर्स्ट स्टेप। इसके बाद सेकंड है, द लोकेशन इज फर्स्ट शेप्ड इफ नेसेसरी टू इंश्योर ए टाइट सील एंड अवॉइड बबलिंग। पुल आउट gently the valve of cup and then place cup on skin at chosen side. The mouth of the cup is placed on the skin at the side chosen for hijama. यानी हिजामा जो करने की जगह है, अगर वहां पर बॉडी पर हेयर्स हो तो उसको शेव कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना कि हम क्यों शेव करें, पेशेंट खुद करके आए। क्योंकि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको शेविंग का यानी सेटअप भी रखना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप वो क्लीन कर सकें। क्योंकि कप का जो सील है अच्छे से टाइट लगेगी, क्योंकि बबल्स वगैरह नहीं आएंगे। और उसका जो लोकेशन है अच्छे से पहले सेलेक्ट करना चाहिए कि कहाँ पर लगाना है पहले। उसके मुताबिक वो कप्स को आप रख लेना है, क्योंकि हर जगह बड़ी कप्स नहीं लगाना है। बड़ी कप जो है ज़्यादातर बेस ऑफ द नेक यानी काहिल पॉइंट पर लगती है। और उस कप को आप जो है सब जगह बड़ी कप्स नहीं लगाना है, मीडियम साइज के कप ज्यादातर लगाना है। जो जहां पर जो साइज की कप लगेगी वहां लगा सकते हैं। जैसे कि कहीं पर मीडियम साइज की भी नहीं आती, छोटी आती है, तो छोटी कप्स लगा सकते हैं। 1 to 6 नंबर के साइज के कप्स होते हैं। 1 नंबर बड़ी होती है, 6 नंबर सबसे छोटी होती है। तो लिहाजा जहां पर कप्स लगाना हो वो एरिया जो है अच्छे से सेलेक्ट कर लें। और वहां पर कप लगाकर, नंबर 3, सक्शन प्रेशर इज मेड विद द हेल्प ऑफ ए वैक्यूम पंप बाय प्लेसिंग इट ऑन द टॉप ऑफ द कप एंड ए वैक्यूम इज क्रिएटेड। देन रिमूव द पंप एंड प्रेस डाउन द वॉल ऑफ द कप टू मेक इट स्टिक फर्मली ऑन द स्किन। उसके बाद पंप के जरिए से कप लगाकर सक्शन खींचें। मीडियम प्रेशर, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खिंचाव ना कर दे। और पंप को आहिस्ता से घुमाकर निकाल लें। निकाल कर जो उसका
ऊपर का वॉल्व होता है, हल्के से उसको प्रेस कर दे ताकि सील स्टिक आराम से हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ है, कप लगाने के बाद में the cup is left to cling to the skin for 5 to 10 minutes. The vacuum must be created with adequate pressure. It also works as a local anesthesia, so the procedure becomes almost painless. But pressure must not be too much or too little. Too much pressure may cause severe bruising and vesicle formation. Too little pressure doesn't benefit patient much. यानी कप जब लगाएंगे, कप्स लगाने के बाद स्किन पर 5 से 10 मिनट तक कप का टाइमिंग रखें। या 5 रख सकते हैं, या 8 रख सकते हैं, या 10, पेशेंट की स्किन के मुताबिक, लेकिन मिनिमम 5 मिनट रखना पड़ेगा। ये लगाने के बाद जहां पर सक्शन लगा हुआ होता है, एक सुनपन आता है जिसको एनेस्थेसिया कहते हैं। जैसे मेडिकल के अंदर सुन करने के लिए एनेस्थेसिया के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इसमें कप का जो सक्शन है वो 5 से 10 मिनट लगाने पर अच्छे से एनेस्थेटिक सिस्टम जनरेट हो जाएगा, जो पेनलेस होगा। जब आप उसको निकाल कर कट्स लगाएंगे या पंक्चर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पेनलेस हो जाएगा। और ज्यादा खिंचाव करके ना लगा दे, और ना ही बिल्कुल कम सक्शन का लगाएं। सक्शन की जो ज़रूरत है मीडियम, उसके मुताबिक लगाएं। क्योंकि ज़्यादा सक्शन लगाने से स्किन डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, और बिल्कुल कम सक्शन लगाने से जो हिजामा का फायदा है वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है आप लोग? जी। 5. Then the cup is lifted off and with the help of surgical blade or cupping hijama pen. Several small superficial incisions of proper distance and depth are made. Normally 24 number blade is used, but for face and for diabetic patients 22 number blade is preferred. इसके इसमें बाद फिर, ब्लेड्स के भी नंबर आते हैं? जी हाँ, नंबर्स आते हैं। उसके बाद कप्स को जो है निकाल ले आराम से। उसका जो ऊपर का रोटेटर है, रोटेटर को खींचकर हल्के से कप को क्रॉस, एक दूसरे हाथ जो स्किन पर रखकर कप को क्रॉस करके आराम से निकालें। निकालने के बाद सर्जिकल ब्लेड या फिर रॉन्सेट हिजामा पेन, दोनों में किसी से या पंक्चर करना है या कट्स लगाना है। कट्स जो है सुपरफिशियल होने चाहिए। सुपरफिशियल का मतलब आप लोगों को बताया गया था, फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन ही कट होना चाहिए, ठीक है, डीप कट नहीं होना चाहिए। और कट्स का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा करीब नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा दूर होना चाहिए। अब जैसे इसमें जो ब्लेड नंबर्स बताए जा रहे हैं, 24 और 22, ये नहीं करना चाहिए। 11 नंबर ब्लेड रिकमेंडेड है। नोट कर लीजिए, 11 नंबर ब्लेड जो हिजामा करने के लिए काफ़ी होती है। क्योंकि इसमें अगर मिस्टेक अगर हो भी जाती है गलती से, तो फिर डीप कट्स नहीं होंगे। अगर, और ये 22 और 24 नंबर के ब्लेड्स बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, जिससे गलती होने पर ब्लेड अंदर उतर सकती है। लिहाजा 11 नंबर ब्लेड को ही प्रीफर किया जाता है। क्लियर है? जी। इसके बाद 6, द कप इज प्लेस्ड बैक इमीडिएटली एंड टाइट सील इज क्रिएटेड। ब्लड स्टार्ट्स ओजिंग आउट फ्रॉम कट्स एंड कलेक्टिंग इन कप। कप इज पुट बैक एज इट वाज बिफोर अंटिल द फ्लो ऑफ ब्लड सबसाइड्स। उसके बाद जहां पर कट्स लगाएंगे या लॉन्सेट पेन से पंक्चर करेंगे, दोबारा उसी जगह फिर कप लगाकर सक्शन लगाकर, मीडियम सक्शन जो टाइट सील कर कर लगा दें, जिसके अंदर ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ब्लड या ब्लड की गंदगी जमा होना शुरू हो जाएगी। कब तक? तब तक के ब्लड सबसाइड्स ना हो, यानी रुक ना जाए, और जो जेली की टाइप का, क्लॉटिंग टाइप का हो जाता है। मसलन उसका ड्यूरेशन वही होगा जैसे 0.7, आफ्टर अबाउट 5 to 7 मिनट, 5 से 7 मिनट, या फिर 5 से 10 मिनट तक रख सकते हैं। रखने के बाद में कप को आराम से जेंटली निकालें। उसको कॉटन स्वैप लेकर, सराउंड्स के साथ कॉटन स्वैप को कवर करके कप को आहिस्ता से निकालें। कप का हिस्सा पोजीशन जो है नीचे या क्रॉस नहीं होना चाहिए। कप जब निकालेंगे इसको बिल्कुल, उसका जो फेस है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी छत की तरफ, ठीक है, ताकि ब्लड के ड्रॉपलेट्स नीचे ना गिरें।
After about 5 to 7 minutes, remove cup and clean the skin with cotton swabs. It is necessary because blood has a tendency to clot fast. If it doesn't clean out the sides, blood flow may stop or cease down and patient would be deprived of getting maximum benefit from hijama. उसके बाद 5 से 7 मिनट कप रखने के बाद कप को आराम से जेंटली निकालें, कॉटन स्वैब को कंट्रोल करते हुए उसको ब्लड के यानी क्लॉटिंग सिस्टम को क्लीन कर लें अच्छे से, बगैर जो है ड्रॉपलेट्स नीचे गिरे। क्योंकि अगर क्लीन नहीं करेंगे तो क्या है, ब्लड की क्लॉटिंग जल्दी हवा लगने से सख्त हो सकती है और स्किन के जो होल्स होते हैं या कट्स होते हैं वहां पर सूख कर स्किन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लिहाजा क्लीन करना बहुत ज़रूरी है और हिजामा का फायदा भी उसी से मिलेगा। देन पुट कप्स अगेन फॉर 15 to 20 minutes और until the flow subsides। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ने पर कप्स को दोबारा लगाएं, लेकिन यहाँ पर 15 से 20 मिनट जो है ये नहीं है, 3 से 5 मिनट लगा सकते हैं, ठीक है। 3 to 5 मिनट्स ज़रूरत पड़ने पर। अगर आपको लग रहा है कि ब्लड आ रहा है या ब्लड के ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे हैं तो दोबारा कप लगाकर 3 से 5 मिनट रखना चाहिए। नोट कर रहे हैं ना आप लोग? बताइए, नोट कर रहे हैं आप लोग? यस सर। दोबारा जरूरत पड़ने पर तीन जी। से पांच मिनट दोबारा कप लगाना चाहिए। उसके बाद आफ्टर 3 to 5 minutes cups are removed and hijama side is cleared gently with a cotton swab moving in direction of cuts. Then apply antiseptic lotion or gel cream on the hijama side. Dispose of cups, blades and cotton properly as biomedical waste। और उसके बाद 3 से 5 मिनट के बाद कप्स को आराम से निकालें और कॉटन स्वैब से यानी कॉटन से अच्छे से उसको क्लीन कर लें। बेटाडाइन या फिर मेडिकल स्प्रिट लगाकर क्लीन कर लें अच्छे से। उसके बाद उस जगह पर जो स्क्रैच या कट्स के निशान हैं वहां पर एंटीसेप्टिक लोशन या जेल लगा दें हिजामा के ऊपर। और हम लोग जो है रिकमेंड करते हैं, एंटीबायोटिक होता है यानी एंटीसेप्टिक जो होता है, ऑलिव ऑयल भी होता है, जैतून का तेल, वो आप लगा सकते हैं हिजामा के निशान पर। और जो सामान होगा जैसे कप्स है, ब्लेड्स है, कॉटन वगैरह है, जो फेंकने के जो चीज़ें हैं इसको कंप्लीट जो है डिस्ट्रॉय कर दें, मतलब डिस्पोज कर दें बायोमेडिकल वेस्ट। जैसे कि एक डस्टबिन होता है तो डस्टबिन में आप सब चीज़ें एक जगह ना मिलाएं। जैसे कि क्लीनिंग करने वाला कचरा होता है उसी में डाल रहे हैं, हिजामा का सामान उसी के अंदर डाल रहे हैं, तो ऐसा ना करें। सिर्फ हिजामा का जो वेस्टेज होगा वो सेपरेट डस्टबिन में डाल दें। अच्छे से उसको कवर अच्छे से मजबूत होना चाहिए ताकि जो कचरा वगैरह उठाने वालों को नुकसान ना हो, ठीक है। और मेडिकल फील्ड के अंदर इसके जो है कलर्स के डस्टबिन डस्टबिन आते हैं वेस्टेज के लिए। जैसे 3 कलर्स के कुछ आते हैं जिसके अंदर एक में ब्लेड्स वगैरह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं, वेस्टेज जो वन टाइम यूज हो जाते हैं, और दूसरे मटेरियल डाले जाते हैं। लेकिन अब आप अगर करना है तो उतना मेडिकल की फील्ड तो नहीं है आपकी, क्योंकि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में है, लिहाजा इसके वेस्टेज सिस्टम को सेपरेट रखें और वो यूज कर सकते हैं उसको, यानी सेपरेट, उसके अंदर कोई दूसरा डस्ट नहीं डालना चाहिए। क्लियर हुआ? जी। जी सर। देखिए पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट जो प्रोसीजर स्टेप है, हिजामा का सब सामान पहले रेडी कर लेना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। और अपने हाथ डिसइंफेक्टेंट क्लीन करना चाहिए, ग्लोव्स पहनना चाहिए, मेडिकल के जो ग्लोव्स होते हैं, सर्जिकल कैप है, मास्क है, एप्रॉन है, ये लगाना चाहिए। और रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो, ड्राई हो, सूखा हुआ हो, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। ग्लोव्स, ब्लेड्स और जो सामान होता है कप्स वगैरह वो डिस्पोजेबल होना चाहिए, वन टाइम यूज ओनली। हिजामा का जो टेबल हो या चेयर उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। क्लीनिंग सेटअप होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए एरिया। और रोशनी अच्छे से होना चाहिए, अच्छी रोशनी में करना चाहिए, डिम लाइट्स में नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो लोकेशन है उसको अच्छे से फाइंड आउट करके कहाँ पर लगाना है, अगर वहां पर लगाने की जगह हेड्स हो तो उसको शेव कर देना चाहिए ताकि कप लगाने के बाद सील अच्छे से हो सके। और एरिया जहाँ पर हो वो एरिया को चुनकर जो साइज के कप्स लग सकते हैं वो कप्स लगाना है। उसके बाद सक्शन लगाना है पंप के जरिए से। सक्शन लगाने के बाद में पंप को आहिस्ता से रिमूव कर देना है
और कप्स के जो वॉल्व होता है उसको प्रेस कर देना चाहिए ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। उसके बाद 5 से 10 मिनट ड्यूरेशन टाइम होने के बाद में कप्स को आराम से निकालना चाहिए। निकाल कर वहां पर आहिस्ता से कट्स लगाना चाहिए, यानी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस लेयर ओनली, सुपरफिशियल लेयर के हिसाब से ही कट्स होना चाहिए। और खिंचाव जो होता है ना, ज्यादा बहुत सख्त लगाना चाहिए ना बिल्कुल लूज लगाना चाहिए। जब निकालते हैं, निकालने के बाद में 11 नंबर ब्लेड जैसा मैंने रिकमेंड की यानी प्रिफर्ड है, 11 नंबर ब्लेड यूज करना चाहिए, या फिर हिजामा लॉन्सेट पेन के जरिए से पंक्चर करना चाहिए। और कट्स सुपरफिशियल होना चाहिए। करने के बाद में दोबारा फिर कप्स उसी जगह लगाना चाहिए। ज़्यादा देर लंबा टाइम नहीं लगाना चाहिए। कप्स लगाकर दोबारा सक्शन अच्छे से करके उसको कप्स लगाकर छोड़ देना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद 5 to 7 मिनट्स या 8 मिनट्स या 10 मिनट्स के बाद में दोबारा कप को आराम से कॉटन स्वैप को कवर करते हुए कप्स के सराउंडिंग में कप को आराम से निकालना चाहिए एक हाथ से। दूसरे हाथ से आपका कॉटन स्वैप होना चाहिए। और जो कप निकालेंगे, जब ब्लड या ब्लड की गंदगी रहेगी, कप निकालने का डायरेक्शन होगा, जब ऐसे कप निकालेंगे तो उसका जो माउथ है, फेस है, वो ऊपर की तरफ, छत के तरफ, ऊपर अपर साइड होना चाहिए ताकि ड्रॉपलेट्स नीचे नहीं गिरना है। उसके बाद जरूरत अगर पड़ रही है, ज्यादा ब्लड निकल रहा है या गंदगी निकल रही है या ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं, निकलने के चांसेस है, तो दोबारा कप्स लगा सकते हैं आप सेम जगह। 3 to 5 मिनट्स लगाकर रखना चाहिए। उसके बाद फिर जब 3 to 5 मिनट्स होने के बाद में कॉटन सैप के जरिए से आराम से साइड से उसको कप्स निकाल कर क्लीन करके एंटीसेप्टिक लोशन या जेल क्रीम लगा सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। और जो मटेरियल है, जैसे कि सामान लगेगा, जैसे कप्स है निकल जाएंगे, ब्लेड्स है, कॉटन वगैरह है, बायोमेडिकल वेस्ट है, वो बायोमेडिकल वेस्टेज के बॉक्स में डाल दें। ये हो गया हिजामा का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। क्लियर हुआ आप लोगों को? जी। अब हु शुड प्रैक्टिस हिजामा? हिजामा कौन प्रैक्टिस कर सकते हैं? मेनी पीपल बिलीव दैट हिजामा इज एक्सक्लूसिवली एन इस्लामिक प्रैक्टिस एंड देयरफॉर इट शुड बी लीगलाइज्ड फॉर एनी मुस्लिम टू प्रैक्टिस इट। This is erroneous since hijama is a medical practice that was already present before the coming of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Islam. It was encouraged by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is not specific to any particular religion or culture, but rather it is a treatment for the entire world. Unlike the use of honey and black seed, hijama is a medical price due, and because in Islam we are taught to take precaution and not engage in anything that can cause harm to us both spiritually and physically. One should seek out an expert in hijama who also has the necessary biomedical qualifications for the procedure. अक्सर लोगों का मानना यह है कि ये इस्लामिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है और हर मुसलमान इसको लीगली प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये एक मेडिकल प्रैक्टिस भी मानी जाती है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से पहले से की जा रही है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक्नॉलेज भी किया, इसके लिए इंकरेज भी किया। तो लिहाजा हिजामा कोई स्पेसिफिक रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ना स्पेसिफिक कोई जो है कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। ये तमाम दुनिया के लिए, हर बीमार के लिए इलाज का काम करता है। जैसे शहद है और कलौंजी है, वो यूज होती है, मसलन इसको शहद और कलौंजी को यूज करने का तरीका ना आए तो क्या होगा, फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। जैसा शहद है, डायबिटिक पेशेंट को दी जा सकती है क्या, बताइए? नहीं, नहीं दे सकते। तो वैसे ही इसको नॉलेज हो तो काम करेंगे ना, वैसे ही हिजामा की नॉलेज हो और उसको अच्छे से सीखा जाए, और ताकि सही तरीके से सीख कर इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। हिजामा विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग can cause a serious risk of spread of infection to other members of the community and could be dangerous for a patient as well. हिजामा बगैर ट्रेनिंग के करना ये बहुत ही सीरियस रिस्क है, और ये बीमारियों को फैलाने का सबब बन सकता है, सोसाइटी और माशरे में डेंजर काम करने का सबब बन सकता है। अब देखिए, जो बगैर सीखे हिजामा प्रैक्टिस करते हैं, इनकी वजह से हिजामा को बदनाम करते हैं लोग। अक्सर लोग ये भी बताते हैं कि
हिजामा का जब नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं कि सोप सोप करवा लेते हैं, लेकिन हिजामा नहीं करवाना है हमारे को। अल्लाह के लिए हम दोनों हाथ जोड़ के जो है आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हिजामा नहीं कराना है, साफ बोल देते हैं। इसका जिम्मेदार कौन होते हैं? ऐसे वो लोग होते हैं जो मॉल प्रैक्टिसिंग करते हैं, जहालत करते हैं, जो बगैर सीखे हुए कुछ भी काम कर देते हैं। लिहाजा हिजामा की फील्ड के अंदर अच्छे से सीख कर हिजामा करेंगे तो उसका फायदा होगा, वरना वही हिजामा करने वाले हिजामा के खिलाफ एक जो है बदनामी का बहुत बड़ा सबब बनेंगे और लोगों की हेल्थ के साथ खेलेंगे। For this reason, it is suggested that the therapist must be an individual who has had biomedical training, either a medical doctor or a qualified and registered practitioner of complementary medicine, or at least an individual who has received a specific training in hijama and has also received with it training in human anatomy, physiology, and general pathology, clinical medicine, clinical diagnostics, differential diagnosis, parasological interactions, and how to properly handle body fluids and prevent infections. इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि जो अगर इंडिविजुअल सीखना चाहते हैं तो उनको अच्छे से बायोमेडिकल ट्रेनिंग के साथ लेना चाहिए। इसको प्रैक्टिसिंग करने वाली जो टीम है वो कौन कर सकते हैं? मेडिकल डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन वो भी हिजामा सीख कर ही कर सकते हैं। हिजामा मालूम नहीं है डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर हिजामा नहीं कर सकते। या फिर अच्छे से ट्रेनिंग लेकर प्रैक्टिसिंग करने वाले यानी प्रैक्टिशनर जो कंप्लीमेंट्री मेडिसिन के मुताबिक यानी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बगैर दवाओं के जो इलाज करते हैं वो कर सकते हैं। और इसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेकर, ताकि बॉडी की एनाटॉमी मालूम हो, इंसान की जो सर्कुलर सिस्टम मालूम हो, यानी सर्कुलेशन सिस्टम मालूम हो, फिजियोलॉजी क्या काम करती है और इसका मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम क्या काम करता है, ब्लड की दौरान क्या होती है, ब्लड जो है गाढ़ा होता है पतला होता है, खून के प्लेटलेट्स कैसे क्या काम करते हैं, जैसे आपको बताया गया कि टारगेट सेल्स, गुड सेल्स, और कौन से सेल्स बताए गए थे, याद है आप लोगों को? हाइपोक्रोमिक सेल्स, बर्ड सेल्स, हाइपोक्रोमिक टारगेट सेल्स। सेल्स। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे जो है नॉलेज रखकर कि इसके बाद जो फ्लूइड्स निकलता है, इसका गंदगी निकलती है, उसको कैसे हैंडल कर सके, कैसे इसको जो है वेस्टेज में डाल सके, इन्फेक्शन से कैसे बच सके और पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सके, ये लर्न करने के बाद ही किया जा सकता है। These should be the individuals who are first sought for having hijama done, and if one is interested in practicing hijama, then one should endeavor to learn it properly with its necessary biomedical prerequisites in order to gain such formal qualification and registration। और हर जो इंडिविजुअल्स में सीखना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड पर्सन्स होते हैं, वो अच्छे इंस्टीट्यूशन में सीख कर उसको, ताकि उनको बायोमेडिकल जो ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक उनको मालूम हो, सेफ्टी है, कंट्राइंडिकेशन है, प्रिकॉशंस है, क्या जो है सही तरीके से सीखना है, कहाँ पर किया जा सकता है, कहाँ पर नहीं किया जा सकता, कौन सी एज में किया जा सकता है, कौन सी एज में नहीं किया जा सकता, जिससे आप लोग सीख रहे हैं। तो इस हिसाब से सीख कर क्वालिफाइड होकर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवा कर सकते हैं। Individuals who practice hijama without necessary qualifications are opening themselves up to prosecution by the law in their country if anything go wrong, whether it by their own carelessness or by chance. Medical malpractice litigation is becoming more and more common, and an unregistered practitioner has no support in such a case from any health council or registration body। वो वो लोग जो हिजामा करते हैं बगैर सीखे हुए, बगैर क्वालिफाइड हुए, और तो वो अपने आप को कानूनी कार्रवाइयों को दावत देते हैं। कानून उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और उनकी लापरवाही नुकसान का सबब बन सकती है। क्योंकि जैसे मेडिकल में जो है जहालत होती है, माल प्रैक्टिसिंग होती है, ये भी कई लोग कर रहे हैं जो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उसका खुमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। और ऐसे ही अनरजिस्टर्ड अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर अगर काम करते हैं तो फिर उनके ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो फिर उनको कोई काउंसिल या कोई रजिस्ट्रेशन बॉडी सपोर्ट भी नहीं करती। क्लियर हुआ? जी। अब जैसे कि रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है, मसलन कोई हिजामा सेंटर डालना चाहते हैं
तो हिजामा सेंटर डालने के लिए, जैसे कि यहाँ पर हैदराबाद में अगर कोई तेलंगाना में रहता तो यहाँ पर GHMC है, जिसमें ट्रेड लाइसेंस बनता है। ट्रेड लाइसेंस में अदर हेल्थ सर्विसेज के अंदर आप रजिस्टर करवा सकते हैं। और हिजामा के साथ हिजामा क्लिनिक नहीं लगता है। अक्सर लोग हिजामा क्लिनिक करते हैं। क्लिनिक सिर्फ डॉक्टर्स को लगता है, जो मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, डॉक्टर्स के लिए ही क्लिनिक का लफ्ज यूज होता है। तो हिजामा के लिए हिजामा सेंटर, थेरापी सेंटर, वेलनेस सेंटर या कपिंग थेरापी सेंटर के जैसे नाम रख सकते हैं। उसके साथ कोई नाम अगर लगा दिए, जैसे कोई नाम अगर कोई जो है अलबिर हिजामा या अलबसमा हिजामा या फिर अलग अलग हिजामा, जैसे हमारा हिजामा सेंटर का नाम है सकीना वेलनेस सेंटर, सकीना यानी सुकून। तो इसके जैसे नाम जो है आप लेकर रख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा कर, बोर्ड लगाकर कर सकते हैं। और फर्म रजिस्ट्रेशन होता है। फर्म रजिस्ट्रेशन में पार्टनर रजिस्ट्रेशन, यानी दो पार्टनर्स उसमें होना होता है। दो लोग उसमें ऐड करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसके बाद का है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, जिसमें दो डायरेक्टर्स रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके अंदर भी एक्टिविटीज को मेंशन करके लाइसेंस यानी बनाया जा सकता है। कोई सवालात है आज की क्लास के रिलेटेड आप लोगों के? सर जो लाइसेंस आप बता रहे हैं ट्रेड लाइसेंस, सर उसका नाम क्या होता है? किसका? सर आप बता रहे थे कि हिजामा जो परफॉर्म करते हैं वो लाइसेंस ले अब, तो उस लाइसेंस का सर नाम क्या होता है? लाइसेंस ही होता है, ट्रेड जो लाइसेंस, लाइसेंस निकालेंगे। बिजनेस लाइसेंस। अच्छा। अब कैटेगरी जो है इसके अंदर अदर हेल्थ सर्विसेज के कैटेगरी में सेलेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर कम्प्लीमेंट्री या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का अगर कोई इसके अंदर कैटेगरी होती है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो फिर अदर मेडिकल, अदर हेल्थ सर्विसेज। इनको ट्रे लोटा कहाँ है इतना बड़ा हाँ। कोई सवाल आते हैं और आप लोगों के? लाइसेंस लेना जरूरी है, मतलब कि अगर सेंटर खोलना है तो लाइसेंस होना है ना? जी हाँ, सेंटर अगर ओपन करना है तो लाइसेंस लेना है। या अगर ऐसा जाकर करने वालों के लिए लाइसेंस की जरूरत रहती, जो करते रहते, बेहतर है, बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब घर वगैरह। और MSME का लाइसेंस बनता है, उसको भी रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे अगर फीमेल्स हैं, घर के अंदर कर ले रहे हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को कर रहे हैं, तो उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हम्म। और कोई सवाल? यानी कि सर्टिफाइड होने के बाद हमारा सर्टिफिकेट वगैरह लेके गए तो लाइसेंस निकलता होगा। सर्टिफिकेट वहाँ जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, अदर अदर हेल्थ सर्विसेज के अंदर आता है। क्योंकि हिजामा के लिए कोई डिग्री या कोई यूनिवर्सिटी नहीं है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और ये जो है, अगर कोई यूनिवर्सिटी के अंडर में कोई ट्रेनिंग देते भी है तो उसको डिग्री का नाम नहीं दिया जाता, उसको एक डिप्लोमा का नाम दिया जाता है, डिप्लोमा या फिर मास्टर डिप्लोमा। और वो अदर अदर हेल्थ सेक्टर में आता है, क्योंकि ये डॉक्टर की पढ़ाई नहीं है, इंडिया के अंदर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में आता है। ठीक है। हम्म। जी। टॉपिक के रिलेटेड नहीं कर रहे आप लोग, सेंटर के रिलेटेड कर रहे सारे सवाल। लाइसेंस कैसा बनाना है, ये कैसे नहीं टॉपिक से बनाना है। समझ में आया, अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक का अल्हम्दुलिल्लाह समझ अब ये जो है, अब ये प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आज का जो है पूरा प्रैक्टिकल में करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आज से जो था बिल्कुल। ये पूरा प्रैक्टिकल ही का है ना, पढ़ चुके आप करेंगे तो पता चलेगा। जी हाँ। और डिप्लोमा इन हिजामा के स्टूडेंट का जो प्रैक्टिकल है वो सैटरडे के दिन होगा इंशाल्लाह। और उस दिन मास्टर के लोग भी आएंगे। और उसके हम्म। बाद में मंडे और ट्यूसडे मास्टर डिप्लोमा वालों का प्रैक्टिकल होगा। मेरा मास्टर्स में डाल दीजिए सर नाम मेरा। जी मैं हाँ, कल आप कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए उसका, एनरोल करवा लीजिए। उसके बाद कर ले सकते कंटिन्यू। मैं सैटरडे आती हूँ ना रजिस्ट्रेशन के लिए, आप कल से कंटिन्यू है बोल रहे हैं ना क्लासेस? जी हाँ, कल से कंटिन्यू है। हम्म। कल से तो कंटिन्यू है क्लासेस। हाँ मैं कल क्लास में अटेंड हो जाती हूँ। एक सेकंड, एक होल्ड करिए, 1:45। एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड करिए।